सर जी कैसे हैं आप लोग। सर आज हम लोग करने जा रहे हैं चार्ट रिवीजन। टॉपिक होगा हमारा टैक्सेशन ऑफ अमलगमेशन एंड डीमर्जर। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कैपिटल गेन एज वेल एज आपके असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज से कनेक्टेड है। यस सर, अमलगमेशन के अंदर में आपको बताया जाता है कि कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करने पे अमलगमेशन एंड डीमर्जर के अंदर में बेनिफिट है। ये चार्ट को खत्म करते करते आप एक लाइन को बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे, दैट इज The amalgamation and demerger are tax neutral transaction। चलिए वापस से बोलिए, क्या बोल रहा हूं मैं? amalgamation and demerger are tax neutral transaction। तो इस ट्रांजैक्शन को, इस लाइन को आप ध्यान में रखिएगा और इस लाइन से आपका बेड़ा पार हो सकता है। amalgamation and demerger are tax neutral transaction। ठीक है, अब समझना, जब भी मैं ये कह रहा हूं कि भैया टैक्स न्यूट्रल ट्रांजैक्शन है, मतलब एग्जैक्टली क्या है? इसका मतलब ये है कि अमलगमेशन के अंदर में ना अमलगमेटिंग कंपनी को टैक्स लगेगा, ना अमलगमेटेड कंपनी को टैक्स लगेगा, और शेयर होल्डर जिनको एक्सचेंज के अंदर में अमलगमेटेड कंपनी का टैक्स मिल रहा है, अमलगमेटेड कंपनी के शेयर्स मिल रहे हैं, उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। यस, अमलगमेशन क्या डिफाइंड है? अमलगमेशन डिफाइंड है सेक्शन 2 सबसेक्शन 18 के अंदर में। तो इधर आइए, सेक्शन 2 सबसेक्शन 18 आपको बताता है व्हाट इज अमलगमेशन। ये सेक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ही इनकम टैक्स में माना जाता है कि अमलगमेशन हुआ है, एंड देन एंड ओनली देन तभी आपको एग्जम्पशन मिलता है। सो अमलगमेशन का मतलब है मर्जर ऑफ वन और मोर कंपनी विद अनदर कंपनी, और मर्जर ऑफ टू और मोर कंपनी टू फॉर्म अ पर्टिकुलर कंपनी इन अ मैनर दैट all asset and liabilities of amalgamating company becomes the asset and liability of amalgamating company। तो भैया तेरा तुझको अर्पण, मतलब मैं अपना सब कुछ तुझे सौंप रहा हूं, तेरा तुझको सौंप रहा हूं, मतलब क्या? ऑल असेट एंड लाइबिलिटीज, सारी की सारी ऑल असेट एंड लाइबिलिटीज किसकी? अमलगमेटिंग कंपनी की। किसको ट्रांसफर हो रही है? अमलगमेटेड कंपनी को ट्रांसफर होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, 75% ऑफ द शेयर होल्डर जो अमलगमेटिंग कंपनी के थे वो अमलगमेटेड कंपनी के बन जाने चाहिए। The shareholder holding minimum 75% in value of shares in amalgamating company became the shareholder of amalgamated company। तो दो ही मेजर कंडीशन है, ध्यान से सुनिएगा। अमलगमेशन कुछ इस मैनर में हुआ है कि सारे असेट एंड लाइबिलिटीज अमलगमेटिंग कंपनी के अमलगमेटेड कंपनी को शिफ्ट हो जानी चाहिए। सेकंड कंडीशन है कि 75% ऑफ द शेयर होल्डर जो अमलगमेटिंग कंपनी के थे वो अमलगमेटेड कंपनी को शिफ्ट हो जानी चाहिए। आपके लिए बड़ा बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट बना करके रखा है, इंटरलिंकिंग करके रखा है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो सपोज कीजिए शीला लिमिटेड एंड किजवानी लिमिटेड, शीला लिमिटेड एंड किजवानी लिमिटेड, बराबर है। ये किजवानी इज अ सिंधी सरनेम, तो शीला लिमिटेड और किजवानी लिमिटेड, अब ये दोनों कौन सी कंपनी बन जाएगी सर? ये दोनों कंपनी को बोला जाएगा अमलगमेटिंग कंपनी। क्या बोला जाएगा? बोलो, अमलगमेटिंग कंपनी। अब अमलगमेटिंग कंपनी के ऊपर क्या कोई कैपिटल गेन टैक्स आने वाला है? द आंसर इज नो, क्योंकि सेक्शन 47, कौन सा सेक्शन बोल रहा हूं मैं? सेक्शन 47 जो कहता है ट्रांसफर इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, वो कहता है कि अमलगमेटिंग कंपनी अमलगमेटेड कंपनी को अपने कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर देती है अंडर स्कीम ऑफ अमलगमेशन। इट इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर एंड नॉट लायबल टू कैपिटल गेन। तो शीला लिमिटेड एंड किजवानी लिमिटेड जब अपने कैपिटल एसेट ट्रांसफर करती रहेंगी अमलगमेटेड कंपनी को, इस पे कैपिटल गेन आना चाहिए था, लेकिन सेक्शन 47 कहता है कि अमलगमेशन इज अ टैक्स न्यूट्रल ट्रांजैक्शन और इसके लिए हम इस पे क्या नहीं लगाएंगे? कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगाएंगे। अब आते हैं एसके लिमिटेड के ऊपर। एसके लिमिटेड को क्या कहा जाएगा? अमलगमेटेड कंपनी कहा जाएगा। एसके लिमिटेड को क्या कहा जाएगा? एसके एसके को क्या कहा जाएगा? अमलगमेटेड कंपनी कहा जाएगा। अब सोच के देखिए, ऐसा हो सकता है कि एसके कंसिडरेशन तो दे रहा है पर वो कंसिडरेशन इनएडिक्वेट हो सकता है, बराबर है ना? तो ऐसे केसेस के अंदर में क्या 56(2)(10) का प्रोविजन इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? गिफ्ट का प्रोविजन इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? द आंसर इज नो। The asset received under the amalgamation is not treated as gift within the meaning of 56(2)(10। तो इसे गिफ्ट नहीं माना जाता। गिफ्ट के एग्जम्पशन लिस्ट में कवर्ड है कि अगर अमलगमेशन के मोड में आपको कोई एसेट मिल रहा है, इवन दो इट इज एट इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, 56(2)(10 गिफ्ट का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। तो देखिए, टैक्स न्यूट्रलिटी पे हम लोग बात कर रहे हैं। पहला, अमलगमेटिंग कंपनी के ऊपर सेक्शन 47 के तहत कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं आता। अमलगमेटेड कंपनी के ऊपर इवन दो इट इज एट इनएडिक्वेट कंसिडरेशन 56(2)(10 नहीं आता, ये उसके एक्सम्पशन लिस्ट के अंदर में कवर्ड है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कांचा की। अब बात कर लेते हैं किसकी बेटा? कांचा की। अज्यूम कर लीजिए कांचा इज अ शेयर होल्डर टू शीला लिमिटेड। उसने शीला के शेयर होल्ड करके रखे थे। किसने होल्ड करके रखे थे? कांचा ने। किसके होल्ड करके रखे थे? शीला लिमिटेड के शेयर्स होल्ड करके रखे थे। अब जब भी अमलगमेशन होगा, एसके के शेयर्स मिलेंगे इन ल्यू ऑफ शीला लिमिटेड, बराबर है कि नहीं है? एसके के शेयर्स मिलेंगे इन ल्यू ऑफ शीला लिमिटेड। तो क्या कांचा के हाथ में तो एक्सचेंज हो गया? एक्सचेंज पे तो कैपिटल गेन आता है क्योंकि एक्सचेंज इज कवर्ड विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 47। याद आ रहा है क्या तुम्हारे को? एक्सचेंज इज कवर्ड विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 47। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा था, अमलगमेशन एंड डीमर्जर आर टैक्स न्यूट्रल ट्रांजैक्शन।
तो भैया यहाँ पे कांचा के हाथ में भी कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं आने वाला, और यही चीज सेक्शन 47 में भी लिखी हुई है। When a shareholder receives in amalgamation no capital gain under section 47, तो जब इनको एक्सचेंज में कोई शेयर्स मिलता है तब भी कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं आता। अब अगर आप देखेंगे तीन लोग, तीनों के हाथ में कोई टैक्सेशन नहीं आ रहा। एक अमलगमेटिंग कंपनी के हाथ में कोई टैक्स नहीं आ रहा विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 47, अगर ये स्कीम ऑफ अमलगमेशन में आता है तो रिसीवर कंपनी के हाथ में कोई IFOS नहीं आएगा, और एक्सचेंज के अंदर में एसके को जो शेयर्स मिल रहे हैं उस पर भी कोई कैपिटल गेन टैक्स आने वाला नहीं है। ये बात समझ में आई सभी को? चलो, ये हुआ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब सोचो ऐसा पॉसिबल है ना एसके लिमिटेड फ्यूचर में इस कैपिटल एसेट को बेच दे? पॉसिबल है ना? तो जब भी एसके लिमिटेड फ्यूचर में इसे सेल करेगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या माना जाए? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या माना जाए? कॉस्ट मींस कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर एंड होल्डिंग पीरियड मींस होल्डिंग पीरियड टू प्रीवियस ओनर। यस और नो? विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 49(1) जब रिसीवर के हाथ में गिफ्ट बोल करके टैक्सेबल नहीं होता तो सेक्शन 49(1) लगता है, और कॉस्ट मींस कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर एंड होल्डिंग पीरियड टू प्रीवियस ओनर कंसिडर किया जाता है। एट द सेम टाइम कांचा हो सकता है फ्यूचर में एसके के शेयर सेल करे, बराबर है ना? हो सकता है कांचा भी फ्यूचर में एसके के, दैट इज अमलगमेटेड कंपनी के शेयर सेल करे, तो उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या बनेगी? अमलगमेटेड कंपनी के शेयर्स उसने एक्चुअली लिया शीला के था, उसको तो एक्सचेंज में एसके के शेयर मिले थे। अब कांचा के लिए एसके के शेयर का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? जितना उसने शीला का कॉस्ट पे किया था फॉर द पर्पस ऑफ एक्विजिशन ऑफ शीला शेयर, वो, और होल्डिंग पीरियड भी कहां से काउंट होगा? शीला से काउंट होगा। सो इफ शेयर्स ऑफ अमलगमेटेड कंपनी सोल्ड इन फ्यूचर एंड लायबल टू कैपिटल गेन, counting, that is POHA, period of holding of asset will be counted from Sheela Limited and cost of acquisition shall be from Sheela Limited. Are you getting the point? That is जहां से आपने एक्वायर किया था वहां से होल्ड करना है। अच्छा, अमलगमेशन हम लोग जब भी करते हैं, अमलगमेशन या डीमर्जर जब भी करते हैं तो इसमें कुछ बेनिफिट्स होते हैं जो अलग अलग सेक्शंस के अंदर में मिलते हैं। आइए वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। देखिए, अमलगमेटिंग कंपनी का कोई अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन होगा वो अमलगमेटेड कंपनी कैरी फॉरवर्ड कर सकती है, प्रोवाइडेड कंडीशंस उसने सेटिस्फाई करी हो। ऊपर जो दो कंडीशन लिखी हुई है वो। दूसरा, डेप्रिसिएशन जो है सेक्शन 32 के अंदर में वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे मिलेगा। प्रोपोर्शनेट बेसिस मतलब नंबर ऑफ डेज एसेट इज यूज्ड, राइट? अमलगमेशन की पहली तारीख तक के, प्रीवियस ईयर जहां से स्टार्ट हो रहा है से लेके अमलगमेशन के फर्स्ट डे तक के, प्रायर टू द डेट ऑफ अमलगमेशन, वहां तक के ओल्ड कंपनी को मिलता है। फ्रॉम द डेट ऑफ अमलगमेशन और रीऑर्गेनाइजेशन टू द ईयर एंड न्यू कंपनी को मिलता है और अमलगमेटेड कंपनी को मिलता है। सो डिवाइड द नंबर ऑफ डेज, एक्चुअल कॉस्ट शैल बी WDV टू द अमलगमेटेड कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ डेप्रिसिएशन। फिर आता है अनएब्सॉर्ब साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर। अनएब्सॉर्ब साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट सेम होता है जैसा अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन का हुआ। अब अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन अगर अमलगमेटेड कंपनी को मिल रहा है तो अनएब्सॉर्ब साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर का भी डिडक्शन किसको मिल जाएगा? अमलगमेटेड कंपनी को मिल जाएगा। सेक्शन 35DD, अगर आपको याद हो, सेक्शन 35DD एक्सपेंसेस ऑन अमलगमेशन, जिसका डिडक्शन आपको 1/5 बेसिस के ऊपर मिलता है ना, ओवर 5 इयर्स आपको डिडक्शन मिलता है। ठीक उसी तरीके से सेक्शन 35DD है, VRS का भी डिडक्शन आपको 1/5 बेसिस पे मिलता है। ठीक उसी तरीके से अनएब्सॉर्ब फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर का भी डिडक्शन आपको 1/5 बेसिस पे मिलता है। एंड ठीक उसी तरीके से प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर का भी डिडक्शन आपको 1/5 बेसिस पे मिलता है। ये चारों सेक्शन का डिडक्शन 1/5 बेसिस पे मिलता है। अब अज्यूम कीजिए कंपनी ने फर्स्ट ईयर में बेनिफिट ले लिया, सेकंड ईयर में बेनिफिट ले लिया, थर्ड ईयर में अमलगमेशन हो गया, क्या अमलगमेटेड कंपनी को भी बैलेंस पीरियड के लिए बेनिफिट मिलेगा? आंसर इज यस। इन सभी सेक्शन के अंदर में कहा है इफ देयर इज एन अमलगमेशन विद इन द मीनिंग ऑफ द प्रोविजंस, देन the amalgamated company will also be eligible for taking the benefit of these sections under the head of PGBP. फिर आता है सेक्शन 35ABB, सेक्शन 35ABA, टेलीकॉम लाइसेंस एंड स्पेक्ट्रम लाइसेंस। इसका जो डिडक्शन होता है ये ओवर द पीरियड ऑफ लाइसेंस मिलता है, ओवर द पीरियड ऑफ लाइसेंस। अब मान के चलिए लाइसेंस 10 इयर्स का था, आफ्टर 3 इयर्स अमलगमेशन हो गया, बराबर है, तो क्या बैलेंस 7 पीरियड के लिए अमलगमेटेड कंपनी डिडक्शन ले पाएगी? यस, बिल्कुल ले पाएगी। व्हाट अबाउट बिजनेस लॉस एंड ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस? बिजनेस लॉस एंड ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस जो अमलगमेटिंग कंपनी का था वो अमलगमेटेड कंपनी सेट ऑफ कर सकती है, प्रोवाइडेड आप 72A और 72AA की कंडीशंस को क्या कर ले? सेट ऑफ कर ले, कंप्लीट कर ले। बताइए 10th, क्या अमलगमेटिंग कंपनी के डेटर्स का बेड डेप्स अमलगमेटेड कंपनी क्लेम कर सकती है? क्या सक्सेसर बेड डेप्स क्लेम कर सकता है? मोस्ट ऑफ द केसेस में इंस्टीट्यूट आपसे ये सवाल पूछता है कि क्या सक्सेसर बेड डेप्स क्लेम कर सकता है? क्या सक्सेसर कैन ऑल्सो क्लेम बेड डेप्स?
देखिए बेड डेप्स को क्लेम करने की एक बेसिक कंडीशन है और वो कंडीशन ये है कि आपका बिजनेस कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर आपका बिजनेस कंटिन्यूअस है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है मालिक? फिर आता है पीके कमाल केस। इसके ऊपर बहुत बार आपको क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन और केस लॉ क्या था मैं आपको बताता हूं। अब जैसे अमलगमेटिंग कंपनी का जो बेड डेप्स है वो अमलगमेटेड कंपनी क्लेम कर सकती है, बराबर है ना। एक सेक्शन है सेक्शन 41 सबसेक्शन 4 जो कहता है बेड डेप्स जब भी रिकवर होगा इसे इनकम माना जाएगा। बेड डेप्स जब भी रिकवर होगा इसे क्या माना जाएगा दोस्त? इनकम माना जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि सर मान के चलिए जो बेड डेप्स क्लेम किया था उसकी रिकवरी किसने करी? अमलगमेटेड कंपनी ने करी। क्या बेड डेप्स रिकवर्ड बाय अमलगमेटेड कंपनी विल बी ट्रीटेड एज इनकम? हालांकि सेक्शन 41(4) क्लियर बोलता है बेड डेप्स रिकवर्ड इज एन इनकम, पर क्या अमलगमेटिंग कंपनी के बेड डेप्स अमलगमेटेड कंपनी ने रिकवर किए वो भी इनकम मानी जाएगी? तो भैया पीके कमाल का केस कहता है नहीं, ये इनकम नहीं मानी जाएगी। बेड डेप्स अगर अमलगमेटिंग कंपनी का अमलगमेटेड कंपनी रिकवर करती है तो इसे इनकम नहीं माना जाएगा। पीके कमाल केस, यस और नो? हालांकि रिकवरी रेमिशन सीजेशन ऑफ एनी ट्रेडिंग लायबिलिटी ये वैसे भी इनकम था, ये वैसे भी इनकम है विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 41 सबसेक्शन 1। अगर आपको कोई ट्रेडिंग लायबिलिटी या रेमिशन सीजेशन मिलता है तो आपको डेफिनेटली इनकम मानना चाहिए। सर इसका भी एक एग्जांपल दे दो। मान लो अमलगमेटिंग कंपनी के कुछ क्रेडिटर्स थे 5 लाख रुपीस के, बराबर है। अमलगमेटिंग कंपनी क्या हुई? अमलगमेट हो गई। अब अमलगमेटेड कंपनी जाके रिक्वेस्ट करती है कि देखो भैया हमारे पास इतना पैसा नहीं है, 5 लाख की जगह आप 4 लाख ले लो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में। सामने वाले क्रेडिटर्स भी एग्री हो जाते हैं कि एक काम करो 4 लाख दे दो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में। अब यहाँ पे आपको 1 लाख रुपीस का रेमिशन मिला। दिस 1 लाख रुपीस इज ट्रीटेड एज पीजीबीपी एज पर सेक्शन 41(1). दिस 1 लाख रुपीस इज ट्रीटेड एज पीजीबीपी एज पर सेक्शन 41(1). हालांकि पीजीबीपी में भी यही प्रोविजन है, वही प्रोविजन अप्लाई किया गया है। इज दैट डन? चलिए सेक्शन 72A के ऊपर आते हैं। सेक्शन 72A किस बारे में बात करता है? सेक्शन 72A बात करता है कि अमलगमेटिंग कंपनी के लॉसेस एंड अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन अमलगमेटेड कंपनी कैरी फॉरवर्ड कर सकती है। अमलगमेटिंग कंपनी के लॉसेस एंड अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन अमलगमेटेड कैरी फॉरवर्ड कर सकती है, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन है। अब देखो मैं आपको क्लियर कट बता दे रहा हूं, आपसे कुछ नहीं छुपाना। सेक्शन 72A में क्लास ऑफ असेसी दी है जिनके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल है, बराबर है। मैंने वो यहाँ पे नहीं लिखा, मैंने डायरेक्टली आकर के आपको क्या लिखी है? कंडीशंस लिखी है, क्योंकि यही एग्जाम के अंदर में पूछी जाती है ना। एग्जाम के अंदर में इस पे टेस्ट नहीं किया जाता आपको कि बताओ ये असेसी पे ये पर्टिकुलर सेक्शन है क्या। वो सीधा ये पूछते हैं कि भैया अमलगमेटिंग कंपनी का लॉस अमलगमेटेड कंपनी को सेट ऑफ करना है, तो बताइए क्या कंडीशन सेट ऑफ करना है। तो अगर आप चाहें तो आप मॉड्यूल अपने फास्ट ट्रैक नोट्स या अपने रेगुलर नोट्स है वहां पे पढ़ लीजिए कौन कौन से एसएससी है जिनके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल है। मैं सीधा कंडीशन पढ़ा रहा हूं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। नहीं तो आप में से कुछ लोग बोलोगे कि सर वहां पे तो ये मिसिंग दिख रहा है। देखिए बहुत से बच्चे ये बोलते भी है कि सर चार्ट के अंदर में मॉड्यूल में तो ये लिखा है, ये चार्ट के अंदर में नहीं लिखा है, ऐसा वैसा। मैं बोलता हूँ बेटा चार्ट का मतलब ये था कि उसको कंसाइज करना है ना। डीटी आपका 4 मॉड्यूल है साहब, 4 मॉड्यूल है, उसको मैं 80 पेजेस के अंदर में लेके आ गया हूं। और जहां मैंने कुछ हटाया है मैं आपको क्लियर कट वीडियो के अंदर में बोल रहा हूं बेटा ये पार्ट मैंने हटाया है, आपको जाना है आप जाकर के देख लो। मेरे को अप्रोच थोड़ा एग्जाम ओरिएंटेड रखना पड़ेगा इस चार्ट के रिविजन को करवाते वक्त, ठीक है। तो मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं मालिक कि हाँ ये यहाँ पे नहीं है, ये आप जाकर के पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे सिर्फ वो कैटेगरी ऑफ असेसी मैंने हटा दिया है। उसमें स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है, वो सारी चीजें दी हुई है, मैंने वो सब हटा दिया। मैंने ये बोला कि भैया अमलगमेटिंग कंपनी का लॉस अगर अमलगमेटेड कंपनी को कैरी फॉरवर्ड करना है तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। तो मैं आपको बता दूं अमलगमेटिंग कंपनी को 2 और अमलगमेटेड कंपनी को 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। चलो कमन वापस से, अमलगमेटिंग कंपनी को 2 और अमलगमेटेड कंपनी को 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी है तो अमलगमेटिंग कंपनी का लॉस एंड डेप्रिसिएशन अमलगमेटेड कंपनी कैरी फॉरवर्ड कर पाएगी। सर कौन सी कंडीशन है? पहली कंडीशन ये है कि एटलीस्ट आपको 3 साल तक के बिजनेस में रहना है प्रायर टू द डेट ऑफ अमलगमेशन। यस और नो? आपको एटलीस्ट 3 साल तक के रहना है प्रायर टू द डेट ऑफ अमलगमेशन, बराबर है। और दूसरा कंडीशन ये है कि यू मस्ट होल्ड 75% ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट which has been held 2 years prior to the date of amalgamation। अमलगमेशन से 2 साल पहले जो आपके फिक्स्ड एसेट है, फिक्स एसेट की बुक वैल्यू का 75% एसेट आपने एज ऑन द डेट ऑफ अमलगमेशन को होल्ड करके रखना है। तो 2 ही कंडीशन है अमलगमेटिंग कंपनी की। तो शीला लिमिटेड के लिए कौन बेटा? शीला लिमिटेड के लिए 2 ही कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कंडीशन नंबर 1, शीला लिमिटेड बिजनेस में होनी चाहिए फॉर एटलीस्ट 3 years और मोर प्रायर टू द डेट ऑफ अमलगमेशन। कंडीशन नंबर 2, hold 75% of the book value of fixed asset which was held 2 years prior to the date of amalgamation। amalgamation की डेट से 2 साल पहले तक
के जितने फिक्स असेट थे उसका 75% आपने क्या करके रखना है, होल्ड करके रखना है। यस और नो। नेक्स्ट आता है फॉर अमलगमेटेड कंपनी। अमलगमेटेड कंपनी के लिए क्या कंडीशन है? अमलगमेटेड कंपनी के लिए 3 कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1 है ना, दे मस्ट बी इन बिजनेस फॉर 5 ईयर्स। अमलगमेशन की डेट से 5 साल तक के उनको बिजनेस में बने रहना है। कंडीशन नंबर 2, जितने एसेट अमलगमेशन में मिले उसका 75% अगले 5 साल तक के होल्ड करके रखना है। So hold for 5 years 75% of the book value of fixed asset received under the amalgamation। amalgamation में जितने एसेट मिले उसका 75% एट द एंड ऑफ 5 years होना ही चाहिए। और तीसरी कंडीशन है, सरकार ने कोई और अदर कंडीशन दी तो उसको भी क्या कर देना, सेटिस्फाई कर देना। तो चलो हम कहां है, सेक्शन 72A पे। सेक्शन 72A क्या बोलता है? ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन अमलगमेटिंग कंपनी का अमलगमेटेड कैरी फॉरवर्ड कर सकती है अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो। अमलगमेटिंग कंपनी के लिए 2 कंडीशन है, अमलगमेटेड कंपनी के लिए 3 कंडीशन है। अमलगमेटिंग कंपनी मतलब शीला लिमिटेड के लिए क्या कंडीशन है? कंडीशन नंबर 1, वो एटलीस्ट 3 साल पहले से बिजनेस में होनी चाहिए। कंडीशन नंबर 2, दे मस्ट होल्ड 75% ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट held 2 years prior to the date of amalgamation as on the date of amalgamation। ठीक है। अमलगमेटेड कंपनी के लिए 3 कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1, दे शुड बी इन बिजनेस फॉर एटलीस्ट 5 ईयर, कंटिन्यूअसली 5 ईयर। कंडीशन नंबर 2, दे मस्ट होल्ड 75% ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स as they have received in amalgamation। कंडीशन नंबर 3, they must satisfy all other condition given। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो जो डिप्रिसिएशन या एंड लॉसेस है ये कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, नहीं तो ये कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएंगे, ये इनकम ट्रीट हो जाएंगे। यस और नो। चलिए, तो ये सेक्शन कब एप्लीकेबल है? अमलगमेशन पे, स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट पे, कन्वर्जन ऑफ फर्म और प्रोप्राइटर इनटू कंपनी, कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू एलएलपी। वो जो मैंने कहा था ना ये सेक्शन के पहले किस किस के ऊपर एप्लीकेबल है, वो एक ही लाइन में मैंने लिख के रख दिया। हालांकि जब आप बेयर एक्ट पढ़ेंगे तो इसके अंदर में सिर्फ इसके मीनिंग लिखे, हम अमलगमेशन कब मानेंगे, स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट कब मानेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। एक बात याद रखिए, अमलगमेशन पे आपको फ्रेश पीरियड ऑफ 8 ईयर्स मिलता है, कन्वर्जन पे आपको फ्रेश पीरियड ऑफ 8 ईयर्स मिलता है, कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू एलएलपी भी फ्रेश पीरियड ऑफ 8 ईयर्स मिलता है। अब ये फ्रेश पीरियड ऑफ 8 ईयर्स क्या है? जनरली बिजनेस लॉस या कैपिटल गेन लॉस जो है ये आपको 8 ईयर्स के ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। मान लो 7th ईयर में ही अमलगमेशन हो गया तो आपको यहीं से और फर्दर 8 ईयर्स तक के लिए कैरी फॉरवर्ड करने मिल जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? लेकिन सिर्फ डीमर्जर ही है जहां पर रिमेनिंग पीरियड मिलता है, सिर्फ डीमर्जर ही है जहां पे रिमेनिंग पीरियड मिलता है। बाकी अमलगमेशन डीमर्जर पे तो पूरा का पूरा क्या मिलता है बेटा, फ्रेश पीरियड ही मिलता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। तो ये था आपका पूरा का पूरा अमलगमेशन, एक बार ये चेक कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आते हैं डीमर्जर पे। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, 2 मिनट ईमानदारी से पूरा एक बार पढ़ लीजिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या काम का है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख मेरे दोस्त, एक तेरे को ये काम का है, दूसरा तेरे को ये काम का है, तीसरा ये पीके कमाल केस है ये काम का है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम का है। समझ में आ रही है बात? चेक कर। जब मैं आपसे कह रहा हूं कि पढ़ लो, स्किप मत करो, वीडियो को पढ़ लो, क्योंकि आपसे घर पे नहीं होने वाला, इसी के लिए आप ये वीडियो देख रहे हो दोस्त। यू नो इट वेल। डन है।
चलिए अब आते हैं टैक्सेशन ऑफ डीमर्जर वाले पार्ट पे, यही कवर्ड हो जाएगा। डीमर्जर का मीनिंग क्या है? डीमर्जर के लिए 5 कंडीशन है, सेक्शन 219A डीमर्जर को डिफाइन करता है। ये आपको थ्योरी में पूछा जाता है कि भैया डीमर्जर की कंडीशंस बताओ। कंडीशन नंबर 1, अगर आपको डीमर्जर के अंदर में जो एग्जम्पशंस है वो क्लेम करने हैं तो कंडीशन नंबर 1, ऑल असेट एंड लायबिलिटीज मस्ट बी ट्रांसफर्ड। ऑल असेट एंड लायबिलिटीज आर ट्रांसफर्ड एट बुक वैल्यू और एट वैल्यू इन कंप्लायंस विद इंड AS। तो भैया सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर हो जाने चाहिए। ये जो ट्रांसफर होना चाहिए ये बुक वैल्यू पे होना चाहिए या इंड AS वैल्यू पे होना चाहिए। तीसरा, कंसिडरेशन के नाम पे सिर्फ शेयर इशू होने चाहिए। तो डीमर्जर कंपनी सिर्फ क्या करेगी? शेयर इशू करेगी, दैट टू ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस। Fourth, 75% of the value of shares held in demerged company became the shareholder of resulting company। demerged company के 75% शेयर होल्डर किसके बन जाने चाहिए? रिजल्टिंग कंपनी के बन जाने चाहिए। और जो ट्रांसफर है ये गोइंग कंसर्न बेसिस पे होना चाहिए। जो ट्रांसफर है वो क्या होना चाहिए? गोइंग कंसर्न बेसिस पे होना चाहिए। चलो 5 कंडीशन वापस से, सारे एसेट एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर होने चाहिए, एसेट एंड लायबिलिटीज बुक वैल्यू पे या इंड AS वैल्यू पे ट्रांसफर होना चाहिए, रिजल्टिंग कंपनी के कंसिडरेशन सिर्फ शेयर होना चाहिए, दैट इज रिजल्टिंग कंपनी कंसिडरेशन में सिर्फ शेयर इशू करे। चौथा, 75% ऑफ द शेयर होल्डर जो डीमर्ज कंपनी के थे वो रिजल्टिंग कंपनी के बन जाने चाहिए एंड ट्रांसफर इज ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस। अच्छा, कुछ महान लोगों का मतलब देखिए कई बार ऐसा होता है ना फाइनल में आकर के बच्चा बहुत महान हो जाता है, कितने तेजस्वी लोग हैं। एक प्यारी सी बच्ची मुझे मैसेज, बैरेक्ट में लिखा है 3/4 और आप लिख रहे हैं 75%, तो सर ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो गया क्या? मैंने उससे कहा बेटा आप इंटर के हो या फाइनल के? उसने कहा सर मैं फाइनल की हूं। मैंने कहा बहुत बढ़िया बेटा, आप एक बार है ना कैलकुलेटर पे 3/4 करो, इंटू 100 कर देना, क्या आएगा मेरे को बताना। तो उसने कहा सर 75। मैंने कहा वही तो लिखा है। बैरेक्ट में आप 3/4 लिखोगे, 3/4 याद नहीं रहता, परसेंटेज ज्यादा इजीली याद रहता है, आप वो लिख दो, मीनिंग एक ही होना है दोनों का, है ना। तब वो दीदी ने कहा अच्छा ऐसा क्या? मैंने बोला हाँ बेटा मेरी गलती हो गई, है ना। तो भैया आपको बैरेक्ट में ये जो 75% है इसका जगह पे 3/4 वर्ड दिखेगा, हालांकि ये 75% है और दोनों भी लिखोगे तो कहीं मार्क्स नहीं कटते हैं। समझ में आ रही है बात? अच्छा, डीमर्जर का बेनिफिट क्या है भैया? डीमर्जर जैसा कि मैंने आपसे कहा था, अमलगमेशन एंड डीमर्जर आर टैक्स न्यूट्रल ट्रांजैक्शन। सपोज कीजिए डीमर्ज हुई कंपनी, बराबर है, एक मेन कंपनी थी और एक दूसरी कंपनी बन गई। जैसे रिसेंटली बात हो रही है किसकी? आईटीसी के होटल डिवीजन की। आईटीसी से अपना होटल डिवीजन अलग हो रहा है, तो मेन कंपनी बनी हुई है, होटल डिवीजन अलग हो रहा है। अमलगमेशन डीमर्जर दोनों भी टैक्स न्यूट्रल ट्रांजैक्शन है। सबसे पहले आता है मेन कंपनी अपने अंदर से होटल अलग कर रही है, तो मेन कंपनी के हाथ में क्या कोई कैपिटल गेन आएगा? क्योंकि जो न्यू कंपनी बनेगी उसे एसेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर्ड होंगे, राइट। तो जो मेन कंपनी है इसके हाथ में से कैपिटल एसेट जा रहा था, यहाँ पे कैपिटल गेन टैक्स आना चाहिए था, लेकिन सेक्शन 47 कहता है there will be no capital gain to demerged company। demerged company को कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना अगर वो स्कीम ऑफ डीमर्जर के अंदर में अपना कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर रही है। व्हाट अबाउट रिजल्टिंग कंपनी? क्या रिजल्टिंग कंपनी के हाथ में 56(2)(10) आ सकता है? रिजल्टिंग कंपनी इंडियन कंपनी होनी चाहिए, असेट डीमर्जर के अंदर में रिसीव्ड होना चाहिए, तो ऐसे केसेस के अंदर में देयर विल बी नो 56(2)(10। भैया रिजल्टिंग कंपनी के हाथ में 56(2)(10 दैट इज गिफ्ट का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। ठीक उसी तरीके से शेयर होल्डर को डीमर्ज कंपनी की जगह रिजल्टिंग कंपनी के शेयर मिलेंगे इन एक्सचेंज, बराबर है ना। क्या इनके हाथ में कैपिटल गेन टैक्स आएगा? आना चाहिए था, लेकिन सेक्शन 47 ने कहा कि अमलगमेशन एंड डीमर्जर एक टैक्स न्यूट्रल ट्रांजैक्शन है, एक्सचेंज ऑफ शेयर सेक्शन 47 में देयर विल बी नो कैपिटल गेन, देयर विल बी नो कैपिटल गेन। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो सेक्शन 47 डीमर्ज कंपनी को और उसके शेयर होल्डर को दोनों को एग्जम्प्ट कर देता है कैपिटल गेन से, रिजल्टिंग कंपनी को हटा देता है 56(2)(10) का प्रोविजन लगा के, मतलब इनके ऊपर गिफ्ट का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। हालांकि रिजल्टिंग कंपनी में फ्यूचर में जब भी शेयर सेल करेगी या शेयर होल्डर फ्यूचर में जब भी सेल करेगा, यस देयर विल बी कैपिटल गेन एंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड पीरियड ऑफ होल्डिंग प्रीवियस ओनर से काउंट किया जाएगा, प्रीवियस कंपनी से काउंट किया जाएगा। डीमर्जर में अदर बेनिफिट्स क्या है? वही जो अमलगमेशन में थे, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, नॉर्मल डेप्रिसिएशन, एक्सपेंसेस ऑन डीमर्जर, वीआरएस, फैमिली पेंशन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर, टेलीकॉम सर्विसेज एंड स्पेक्ट्रम सर्विसेज के जो डिडक्शन है जो डीमर्ज कंपनी को मिलते आए थे वो सेम रिजल्टिंग कंपनी को भी मिल जाएंगे, वो सेम रिजल्टिंग कंपनी को भी मिल जाएंगे। तो ये कॉमन बेनिफिट है जो अमलगमेशन एंड डीमर्जर में अवेलेबल है। यस, कैरी फॉरवर्ड अलाउड फ्रेश पीरियड फॉर 8 ईयर्स। ठीक है, अब ये अंडरस्टैंड करिएगा यहां पे इसका मीनिंग क्या है। यहां पे
आपको फ्रेश पीरियड नहीं मिलता, कैरिड फॉरवर्ड पीरियड, फ्रेश पीरियड नहीं मिलता, यहां पे आपको बैलेंस पीरियड मिलता है। ये याद रखिएगा, यहां पे आपको क्या मिलता है, बैलेंस पीरियड। लेकिन ये भी एक चीज के ऊपर डिपेंडेंट है जो मैं आपको नीचे बता देता हूं, इधर आइए, राइट। कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस इन डीमर्जर, अगर ये लॉस डायरेक्टली रिलेटेड है टू रिजल्टिंग कंपनी, होल लॉस एलोकेटेड टू रिजल्टिंग कंपनी। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आईटीसी के होटल डिवीजन के कारण ही लॉस था, होटल डिवीजन को अलग कर दिया, तो पूरा का पूरा जो लॉस है वो किसको ट्रांसफर हो जाएगा दोस्त, होटल डिवीजन को ट्रांसफर हो जाएगा। अगर ये नॉट डायरेक्टली रिलेटेड है, ये जो लॉस आया ये ओवरऑल लॉस है, ये किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का लॉस नहीं है, तो सच लॉस शैल बी proportional to the value of assets transferred. Such loss shall be proportional to the value of asset transferred. डन है बेटा। तो चलो यहां आपका सर टैक्सेशन ऑफ अमलगमेशन एंड डीमर्जर का जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। एंड एक बात आपको बिल्कुल याद रखनी होगी टैक्सेशन ऑफ अमलगमेशन एंड डीमर्जन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। डीमर्जन में जनरली ये डेफिनेशन जो है ये आपकी डेफिनेशन बन जाती है आपकी, और ये जो ट्रांजैक्शन है ये तो वैसे ही टैक्स न्यूट्रल ट्रांजैक्शन है, तो आपको इस पॉइंट पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है, जो मैंने ऑडियो रिवीजन जिन लोगों ने क्लास लगाई है उन लोगों को मैं आपको बता दूं, आप लोग को ऑडियो रिवीजन दिया है, ऑडियो रिवीजन से एक बार कंप्लीट कर लेना। साथ साथ में आप लोगों ने इसके ऊपर क्वेश्चन बैंक के अंदर में जो हमारा क्वेश्चन बैंक है उसके अंदर में क्वेश्चन दिए है, और रेगुलर क्लास के अंदर में जो क्वेश्चन कराए, ये दो चीजें सॉल्व कर लेना, आपका काम खत्म हो जाएगा। यस सर। तो हम इसी तरीके से और चार्ट रिविजन्स को लाते रहेंगे। आप अपनी पढ़ाई को बिल्कुल बहुत अच्छे से जारी रखिए एंड अपना अपना पूरा ख्याल रखिएगा। अगर इससे आपको वैल्यू ऐड हुई हो तो जाके सब्सक्राइब बटन दबा के जाना। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको अपडेट करता रहूंगा, एंड साथ साथ में इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे भी मिल जाऊंगा सी विजय साडा नाम से। मिलूंगा आपसे अगले चार्ट रिविजन के अंदर में, तब तक के लिए बाय, और अपना बहुत सारा ध्यान रखें। बाय बोलो बच्चों।